हेलो क्लास, दिस इज डॉक्टर शिल्पा नागर, ज्योतिर्विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी बाल रोग विभाग, क्लास थर्ड ईयर। ओके, आज का हमारा सेशन है 2.20। इस सेशन में लास्ट सेशन में हमने डायरिया को डिस्क्राइब किया था। डायरिया की डेफिनेशंस, डायरिया के टाइप, एक्यूट, परसिस्टेंट, सीवियर, परसिस्टेंट डायरिया। डायरिया के कोजेस देखे थे, इन्फेक्शियस कोजेस, नॉन इन्फेक्शियस कोजेस देखे थे, और नॉन इन्फेक्शियस में इन्फ्लामेटरी, नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया को डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा हमने डायरिया की एपिडेमियोलॉजी देखी, उसमें हमने होस्ट फैक्टर, रिस्क फैक्टर, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर, इनको डिस्क्राइब किया था। आगे हम डायरिया के पैथोफिजियोलॉजी को डिस्क्राइब करेंगे। साथ में हमने लास्ट लेक्चर में डिसेंट्री को भी बताया था कि डायरिया डिसेंट्री में क्या डिफरेंस है, और डिसेंट्री की इटियोलॉजी भी देखी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डायरिया। लेट्स स्टार्ट सेशन नंबर 2.20, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डायरिया। तो basis of all form of diarrhea is disturbed intestinal solute transport. ऑलराइट, यानी कि जो हमारा इंटेस्टाइन है वहाँ से जो भी सोल्यूट सॉल्वेंट उनका ट्रांसपोर्ट होने वाला है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकली कंडीशन में होता है, उस प्रोसेस में डिस्टर्बेंस होता है, तो वो सभी फॉर्म ऑफ डायरिया होने का एक बेसिक फॉर्म होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन is passive and determined by both active and passive fluxes of solute, particularly sodium, chloride and glucose. डायरिया हो क्या रहा है, वाटरी स्टूल आ रहा है, ठीक है। अब वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है इंटेस्टाइन में वो पैसिव होता है, मेनली इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन से, तो उसके लिए कोई वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती हमें वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का वो डिटरमाइंड होता है एक्टिव पैसिव फ्लूइड्स, जो हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं सोडियम, क्लोराइड और ग्लूकोज, ये डिटरमाइन करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट को, इंटेस्टाइन मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट को। आगे हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डायरियल डिजीज की मैकेनिज्म क्या होती है। इनिशियली इसमें सिक्रेटरी फेज होती है, ऑस्मोटिक फेज होती है, डिक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एंड मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है, दैट्स वाई डायरिया प्रोड्यूस होगा। अब इन फेजेज में डायरिया किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है इनको डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डायरियल डिजीज, फर्स्ट सिक्रेटरी फेज, थ्रू इंक्रीज इन CAMP, CGMP और कैल्शियम, decrease absorption, increase secretion, doesn't stop with fasting. Okay, like कोलेरा, टॉक्सिजेनिक ई कोलाई और VIP। जो कोलेरा, ई कोलाई का या फिर VIP इन्फेक्शन है डायरिया वाले, तो वो क्या करते हैं, सिक्रेशंस को बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं। जो वाटर हमारा ट्रांसपोर्ट होने वाला था, मूवमेंट हो रहा था वाटर का इंटेस्टाइन से फ्लूइड में, इंट्रासेल्युलर में, तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा लेकिन सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, यानी कि बाउल में वाटर के सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे और इससे सिक्रेटरी डायरिया होगा। यानी कि हमने सिक्रेटरी डायरिया इसलिए बोले सिक्रीशंस बढ़ रहे हैं। ऑस्मोटिक डायरिया होगा माल डाइजेशंस की वजह से, इंजेक्शन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड सोल्यूट्स, इट स्टॉप विथ फास्टिंग। तो ऑस्मोटिक डायरिया है ये किस किस कंडीशन में मिलने वाला है, लैक्टेज डेफिशिएंसी की कंडीशन से, ग्लूकोज माल एब्जॉर्प्शन और लैक्टुलोज। इन कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो हमारा फूड पाइप है वहाँ पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है। लैक्टेज डेफिशिएंसी है तो जो भी लैक्टेज डेफिशिएंसी है लैक्टेज एंजाइम की, तो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से ऑस्मोलिटी बढ़ेगी फूड के, GIT में जो भी मैटर है उसकी। ग्लूकोज माल एब्जॉर्प्शन है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो ग्लूकोज भी हमारे GIT में वैसा का वैसा ही पड़ा है, ऑस्मोलिटी बढ़ा रहा है। लैक्टुलोज है तो भी हमारे GIT में वैसा ही है, इससे भी ऑस्मोलिटी बढ़ेगी। जैसे ऑस्मोलिटी बढ़ी है तो ये तीनों कंडीशन आई है माल डाइजेशन की कंडीशन में, लाइक लैक्टेज डेफिशिएंसी। ग्लूकोज माल एब्जॉर्प्शन है तो इंजेक्शन ऑफ अनएब्जॉर्बेड सोल्यूट, मतलब ऐसे कुछ हमने फूड प्रोडक्ट्स का है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। ऑस्मोटिक डायरिया के लिए लिखा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो उसको मेंटेन करने के लिए फ्लूइड है वाटर का जो मूवमेंट होगा वो हमारे कोलोन में ज़्यादा होगा, इंटेस्टाइन में ज़्यादा होगा, बाउल में ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे फ्लूइड
जो हमारा बाउल स्टूल फॉर्मेशन हुआ था उसकी कंसिस्टेंसी वाटरी हो जाएगी, तो ऑस्मोटिक डायरिया डेवलप होगा। अब हमने देखा है कि सिक्रेटरी डायरिया डजंट स्टॉप विथ फास्टिंग और ऑस्मोटिक डायरिया फास्टिंग से स्टॉप हो जाता है। फास्टिंग से स्टॉप होने का क्या मतलब है ऑस्मोटिक डायरिया का? जब हम फास्टिंग कर रहे हैं यानी कि हमने ऐसा फूड नहीं लिया है जो ऑस्मोलिटी बढ़ा रहा है। जब ऑस्मोलिटी नहीं बढ़ेगी तो फ्लूइड मूवमेंट नहीं होगा, वाटर मूवमेंट बाउल में ज़्यादा नहीं होगा और डायरिया स्टॉप हो जाएगा। ओके, आगे डिक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस है लाइक रोटा वायरस, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम या सीलिक डिजीज। इनमें हमने कुछ में देखा था कि विलाई है या तो ओवरट्रोफाइड हो चुके हैं या शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में हमारी बाउल का सरफेस एरिया कम हो गया। इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम होगा तो जो अनएब्जॉर्ब पार्ट है फूड का वो डायरिया को, उसकी वजह से डायरिया होगा, तो डिक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस से भी डायरिया कुछ होगा। मोटिलिटी डिसऑर्डर है। मोटिलिटी डिसऑर्डर में इंक्रीज्ड मोटिलिटी विद डिक्रीज ट्रांजिट टाइम लाइक थायरोटॉक्सिकोसिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और स्टेसिस विद प्रोलिफरेशन ऑफ पैथोजन। तो क्या थायरोटॉक्सिकोसिस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कंडीशंस में इंटेस्टाइन की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है और ट्रांजिट टाइम कम होता है। ट्रांजिट टाइम का मतलब होता है कि फूड को स्टोमक से ड्यूडेनम में आने में, ड्यूडेनम से इंटेस्टाइन में, जेजुनम में, इलियम में जाने में कितना टाइम लग रहा है, यानी कि जीआईटी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने में कितना टाइम लगता है उसे ट्रांजिट टाइम बोलेंगे। और ये टाइम कम हो जाएगा, यानी कि स्टोमक से हमारा फूड है 2-3 घंटे स्टोमक में स्टेसिस करता है, वो कम टाइम लेगा। वैसे इंटेस्टाइन में कम टाइम के लिए रुकेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा। साथ में मोटिलिटी बढ़ी हुई है इंटेस्टाइन की, तो मोटिलिटी बढ़ी हुई है तो ट्रांजिट टाइम कम हो गया और वो जल्दी इस डेफिकेशंस को प्रोड्यूस करेगा। ये 2 कंडीशंस मिलती है हमें थायरोटॉक्सिकोसिस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। या फिर स्टेसिस है पैथोजन्स का और साथ में प्रोलिफरेट हो रहे हैं पैथोजन, तो साइटोटॉक्सिन या एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, दैट्स वाई डायरिया कोच हो सकता है। आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायरिया देखते हैं। जीआईटी के मैनिफेस्टेशंस क्या है, सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन क्या है, डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम क्या मिलने वाले हैं ये देखेंगे और इनके कॉम्प्लिकेशंस आगे क्या कोच कर सकते हैं वो देखते हैं। जीआईटी के सिम्टम्स हमें मिलते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो डायरिया के साथ हमें नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं। सिस्टेमिक सिम्टम है एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट मिल सकती है, माइल्जिया, मस्कुलर पेन मिलेगा यानी फुल बॉडी एक हो जाएगा, यूटीआई हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस या मेनिंजाइटिस यानी कि हार्ट को और ब्रेन को इन्वॉल्व किया है तो एंडोकार्डाइटिस और मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। सिम्टम, साइन एंड डिहाइड्रेशन मिलेंगे। इम्यून मीडिएटेड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस भी हो सकते हैं। अब इनमें क्या क्या हो सकता है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में? साल्मोनेला, सिगेला और जेजुनी जो बैक्टीरिया हैं ये रिएक्टिव आर्थराइटिस कोच करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम जेजुनी गुलियन बेरी सिंड्रोम को कोच कर सकता है और इकोला, शिगेला एचयूएस डिजीज को सिंड्रोम को कोच करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं डायरिया के? डिहाइड्रेशन एंड शॉक की कंडीशंस होती है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, माल न्यूट्रिशन, सेप्सिस, डीआईसी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पैरालिटिक इलियक्स, कन्वर्जन, कोमा, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से कन्वर्जेंस आ सकते हैं, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस की वजह से कोमा हो सकता है। पर्सिस्टेंट डायरिया आगे एक्यूट है तो परसिस्ट कर सकता है। तो डायरिया के कॉम्प्लिकेशंस हैं हमने अभी इसमें देखे, साइन सिम्टम, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायरिया। एक हम वो डिसेंट्री को पढ़ते हैं। डिसेंट्री में क्या है? डायरिया परसिस्टिंग विद लूज फ्रीक्वेंट स्टूल कंटेनिंग ब्लड, हमने इनिशियली भी डिस्क्राइब किया था। डिसेंट्री में ब्लड विद स्टूल होना ज़रूरी है और फ्रीक्वेंसी लाइक डायरिया रहेगी और कंसिस्टेंसी भी डायरिया की तरह हो सकती है, लेकिन अमाउंट जो स्टूल का होगा वो स्मॉल अमाउंट होगा। मोस्ट आर ड्यू टू शिगेला एंड नियरली ऑल रिक्वायर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। मेनली जो डिसेंट्री कोज होती है वो शिगेला की वजह से होती है। शिगेला जो बैक्टीरिया है वो डिसेंट्री को कोज करता है और जितने भी हमारे डिसेंट्री
हो रही है, सभी डिसेंट्री में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना मस्ट है। डिसेंट्री के डायग्नोसिस के लिए क्या ज़रूरी है, जो क्लिनिकल पिक्चर है, साइन सिम्टम है डिसेंट्री के, वो क्या मिलेंगे हमें? एब्डोमिनल पेन मिलेगा, मतलब कि लूज फ्रीक्वेंट स्टूल के साथ साथ एब्डोमिनल पेन, टेनिसमस, फीवर, कन्वल्जन्स हो सकते हैं, लिथार्जीनेस, डिहाइड्रेशन, या कभी कभी क्रोनिक कंडीशंस में रेक्टल प्रोलेप्स भी हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिसेंट्री है तो इसमें भी फ्लूइड लॉस तो हो ही रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और न्यूट्रिशन लॉस हो रहा है, तो क्या क्या सिम्टम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, कन्वल्जन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो सकता है, HUS सिंड्रोम, ल्यूकेमोइड रिएक्शंस, टॉक्सिक मेगा कोलोन की कंडीशंस बन सकती है, प्रोटीन लॉजिंग एंटेरोपैथी होगी, आर्थराइटिस एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशंस भी डिसेंट्री के कॉम्प्लिकेशंस में हो सकते हैं। देन अब आगे हम डिस्कस करेंगे डिहाइड्रेशन के टाइप। डिहाइड्रेशन के 3 टाइप होंगे, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन और हाइपोनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन। तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन पढ़ते हैं। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हाइड्रेशन। तो मोस्टली जो डिहाइड्रेशन होता है हमारा आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होता है। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन क्यों बोला है हमने इसे? बिकॉज ऑफ द लॉसेज ऑफ वाटर एंड सोडियम आर इन द सेम प्रोपोर्शन। जितना ज़्यादा सोडियम लॉस हो रहा है उतना ही वाटर लॉस हो रहा है सेम रेशो में, इसलिए हमने इसे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन बोला है। देयर इज अ बैलेंस्ड डेफिसिट ऑफ वाटर एंड सोडियम। तो वाटर एंड सोडियम का एक बैलेंस में डेफिसिट हो रहा है, कमी हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज द आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। सीरम सोडियम कंसंट्रेशन नॉर्मली 130 to 150 मिलीमोल पर लीटर होती है। सीरम ऑस्मोलिडिटी इज नॉर्मली 275 से 295 होती है। ठीक है, तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में अगर वाटर एंड सोडियम लॉस हो रहा है तो जो भी नॉर्मल कंसंट्रेशन हो सकता है, कंसंट्रेशन वही रहने वाली है, लेकिन पेशेंट में हाइपोवोलेमिया डेवलप होगा। हाइपोवोलेमिया अकर्स इज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रहा है तो हाइपोवोलेमिया डेवलप हो जाएगा, इसे बोलेंगे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन है। हाइपरनेट्रेमिक मतलब कि सोडियम का जो लॉस है वो एक्सेस में हो रहा है। देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ सोडियम, इट इज़ यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम। हुआ कि इसमें हाइपरनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन, हाइपरनेट्रेमिया क्यों बोला है कि जो हमारा फ्लूइड है उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसे हाइपरनेट्रेमिया बोलेंगे। तो इस कंडीशन में वाटर है हमारा फ्लूइड में वो कम है, इसका मतलब है कि रीनल से जो हमें डायरिया हुआ है उसमें वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है। इट इज यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम। तो हाइपरनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन है वो क्यों हो रहा है? इंजेक्शन ऑफ हाइपरटोनिक फ्लूइड दैट इज़ नॉट एफिशिएंटली एब्जॉर्ब। देखिए हमने ऐसे हाइपरटोनिक फ्लूइड को इंजेस्ट किया है, इनटेक किया है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा बढ़ेगा जो भी इंजेस्टेड फ्लूइड है उसका, दैट्स वाई वाटर होगा वह लीक होकर के कोलोन में आएगा। तो ये एक तरीके का ऑस्मल एक तरीके से हाइपरनेट्रेमिया हो जाएगा बॉडी फ्लूइड में, और वाटर का लॉस ज़्यादा होगा जो हाइपरटोनिक फ्लूइड हमने इंजेस्ट किया है उसके साथ। इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर और लो सोल्यूट ड्रिंक की वजह से भी हाइपरनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन होगा। हो भी इसमें वाटर लॉस रहा है लेकिन सोडियम की कंसंट्रेशन एलिवेटेड हो रही है सीरम में, तो सीरम सोडियम कंसंट्रेशन इस कंडीशन में बढ़ जाएगी, 150 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगी, और सीरम की ऑस्मोलिडिटी है वो भी एलिवेटेड रहेगी, 295 मिली ऑस्मोलिडिटी पर लीटर से ज़्यादा होगी। इस कंडीशन में जब सीरम में हमारे सोडियम की लेवल और ऑस्मोलिडिटी लेवल इंक्रीज हो रही है तो थ्रस्ट सीवियर रहेगी एंड द चाइल्ड इज़ वेरी इरिटेबल। थ्रस्ट ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी और बच्चा इरिटेबल हो जाएगा। सीजर्स भी आ सकते हैं अगर सोडियम की जो लेवल है, कंसनट्रेशन है वो 165 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो गई तो। देन हाइपोनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन। Hyponatremic dehydration, there is loss of sodium excess
लॉस ऑफ सोडियम, एक्सेस ऑफ वाटर। हाइपोनेट्रेमिक वो इसलिए बोल रहे हैं, सीरम जो है उसमें सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। कम होने को हाइपो, सोडियम कम हो रहा है तो हाइपोनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन। तो देयर इज लॉस ऑफ सोडियम, एक्सेस ऑफ वाटर, वाटर के कंपेरिजन में सोडियम का लॉस ज़्यादा हो रहा है तो हाइपोनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन बोलेंगे। इसके होने की कुछ क्या है, इट इज यूजुअली फ्रॉम ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक फ्लूइड विद लो सोडियम। और तो हाइपोनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन क्यों होता है, हमने वाटर ज़्यादा पिया है, ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर हाइपोटोनिक फ्लूइड है उसको हमने ज़्यादा लिया है जिसमें सोडियम कम है, या फिर आईवी इन्फ्यूजन 5% ग्लूकोज विदाउट सोडियम, दैट्स वाई हाइपोनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन हो सकता है। देयर इज डेफिशिट ऑफ वाटर एंड सोडियम बट द डेफिसिट ऑफ सोडियम इज ग्रेटर। हाइपोनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन में सोडियम एंड वाटर दोनों लॉस हो रहा है, लेकिन वाटर के कंपैरिजन में सोडियम का जो डेफिसिट है वो ज़्यादा हो रहा है। सीरम सोडियम कंसनट्रेशन नॉर्मल से कम हो जाएगी, 130 मिलीमोल पर लीटर से कम होगी, ऑस्मोलैरिटी भी कम होगी, 275 मिलीमोल पर लीटर मिली ऑस्मोलीटर्स पर लीटर कम। चाइल्ड लिथार्जिक और इनफ्रीक्वेंट सीजर्स की कंडीशंस हो सकती हैं। हाइपर में देखा था चाइल्ड इरिटेबल हो जाएगा और सीजर्स भी आ सकते हैं। हाइपोनेट्रेमिक में भी चाइल्ड लिथार्जिक रहेगा, इनफ्रीक्वेंट सीजर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया इज पेशेंट विद डायरिया ऑफन डेवलप पोटेशियम डिप्लीशन। मेनली डायरिया में सोडियम, पोटेशियम, वाटर का डिप्लीशन ज़्यादा होता है, तो हाइपोकेलेमिया है। केलेमिया मीन्स पोटेशियम में, तो पोटेशियम डिप्लीशन होता है डायरिया में, तो उसे हाइपोकेलेमिया बोलेंगे। हाइपोकेलेमिया के साइंस क्या क्या होते हैं, जनरल मस्कुलर वीकनेस है जिसलिए पेशेंट लेथार्जी फील करता है, कार्डियक अरिदमिया हो सकता है अगर पोटेशियम की सीवियर डेफिशिएंसी हो गई, पैरालिटिक इलियकस हो सकता है। नेक्स्ट इवोल्यूशन वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।